नमस्कार साथियों, जय हिंद। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिशन डिफेंस में। साथियों, आज का टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। डेट 27 जनवरी 2019 का, लगभग रिसेंट में जो एग्जाम हुआ है सबसे लास्ट टाइम पे कांस्टेबल की, उसका ये पेपर है। इसका हिंदी वाला पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो हिंदी का सेक्शन आता है लगभग 32-35 क्वेश्चन का, वो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। यहाँ पे भी मैथ्स के जो 18 से 20 क्वेश्चन उनको मैं यहाँ पे पूरा का पूरा करा रहा हूँ, एकदम सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा और किस लेवल से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, किस तरीके से आपको तैयारी को बूस्टअप करना है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके मार्गदर्शक की तरह होते हैं। वो आपको मार्ग दिखाना है कि आपको इस मार्ग से जाना है, तभी आप उस मार्ग वहाँ अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पूरे अपने मन में एनालाइज नहीं करेंगे और जांचेंगे नहीं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है और क्या क्या हमें पढ़ना है, तब तक आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि आप वो पढ़ेंगे जो आपका आना है नहीं, और लास्ट में अगर आपको कांस्टेबल ही देना है तो आपका कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो हिंदी का ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, हिंदी सेक्शन का, ये मैथ सेक्शन का, इसी तरीके से मैं रीजनिंग का भी डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो मुझे जरूर पूछिएगा, मैं जरूर उसके लिए आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है 13 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है, और फिर उसको 16 से विभाजित करना है, तो हमें बताना है शेषफल ज्ञात करना है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो आसानी से आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 13 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो होती है 63 91 होता है, 13 104 होता है। क्या होता है? 104। अब यहाँ पे सीधे सीधे आप 104 बोल सकते हैं। पर लेकिन अगर कभी बोल दिया जाए कि बाई चांस बड़ा क्वेश्चन दे दिया 89 से डिवाइड 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से आपको करा दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन किया कैसे जाता है आखिर, क्योंकि ये तो सिंपल सा है, 13 से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। पर लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए सिंपल से अप्रोच क्या रखनी है, हमें पूछा गया है 13 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब पहले 13 को भूल जाइए, हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारे पास 100। क्या 100 13 से विभाजित होती है? नहीं होती है। यानी कि 100 से वो संख्या कम तो नहीं होगी। अगर कम होगी तो क्या हो जाएगा? वो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो वो संख्या कितनी होगी? 100 से ज्यादा ही होगी। अब कितनी ज्यादा होगी वो चेक तब होगा जब हम 13 से किसको डिवाइड करेंगे? 100 को डिवाइड करेंगे। 13 से जब 100 को डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आएगा? 13 91 आएगा। 13 कितना आएगा? 91 आ गया। 13 91 आ गया। और यहां पे कितना बच गया हमारे पास? 9 बच गया। कितना बच गया हमारे पास? 9 बच गया। ठीक है। तो इस 9 को 13 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ रहा है? 4 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना, तभी तो पूरी तरह से विभाजित होगा। तो यहां 4 जोड़ना पड़ रहा है, तो यानी कि मेन संख्या में भी कितना जोड़ना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे राइट आंसर आ गया 104। कितना आ गया? 104। अब इसको अगर आपको 16 से डिवाइड करना है, 16 से विभाजित करना है, जब 16 से विभाजित करेंगे तो 16 से विभाजित करने पर कितना आ गया? 16 का 96, और 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। तो जो शेषफल आ जाएगा वो हो जाएगा 8। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6561 का वर्गमूल हमें निकालना है और परिणामी संख्या को खुद के वर्गमूल से विभाजित करना है। तो परिणामी संख्या ज्ञात करना है। देखिए, संख्या हमें दे रखी है 6561। कितना दे रखा है? 6561। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे, डिवीजन मेथड, यानी कि भाग विधि। यहाँ पे 65 है, 2 का पेयर बनाया, 65 है। 65 के अंदर किसका वर्ग आता है? 8 का वर्ग आता है। 8 8 कितना हो जाएगा? 64। 8 8 कितना हो जाएगा? 64। बचेगा 1, और पीछे के दोनों संख्याएं उतर जाएंगी, तो 161। 8 और 8 कितना होता है? 16। अब हमें यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है, वही संख्या हमें यहाँ पे रखनी है, और दोनों का गुणा करके कितना आ जाना है? 161 आ जाना है। तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं, यहाँ पे भी 1 रखते हैं, तो 1 × 161 कितना आ जाएगा? 161। यानी कि इसका 6561 6561 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 81। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि परिणामी संख्या को खुद के वर्गमूल से विभाजित करना है, यानी कि 81 को हमें खुद के वर्गमूल, यानी 81 का वर्गमूल 9, इसे विभाजित करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? लास्ट में ऑप्शन कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9।
तीसरा क्वेश्चन है, यदि वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच आपको पता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपसे कहीं पे घन की भुजा दे दी और उसका आयतन पे कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी ये भी पूछ लिया जाए तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो आर है वो एरिया के रेस्पेक्टिव में क्या है, यानी कि अगर आर बढ़ता है तो यानी कि एरिया उसके स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा, क्योंकि यहां पे पाई आर स्क्वायर है। पाई तो कांस्टेंट रहेगा तो 22/7 रहेगा, उसको हमेशा, चाहे वो आर दोगुना हो, 3 गुना हो, 4 गुना हो, उससे कोई मतलब नहीं। पाई को अगर हम साइड रख देते हैं तो यानी कि अगर आर 2 गुना बढ़ता है तो ये 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 गुना कितना होता है, 4। अगर आर 3 गुना होता है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। तो ये बोल रहा है यदि वृत्त का व्यास 2 गुना किया जाता है तो व्यास 2 गुना किया जाता है तो त्रिज्या तो 2 गुनी हो जाएगी। त्रिज्या अगर 2 गुनी हो जाएगी तो आर स्क्वायर यानी कि इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 गुना हो जाएगा। अगर त्रिज्या 3 गुना हो रही होती तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 9। त्रिज्या अगर 4 गुना हो रही होती तो त्रिज्या कितना हो जाती, 16। सिंपल से। अगर यहां पे कहीं पे परिधि दे दिया जाए तो परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। यानी कि जितना आर बढ़ेगा, क्योंकि आर की पावर कुछ भी नहीं है, जितना आर बढ़ेगा उतनी परिधि बढ़ेगी। यानी कि आर 2 गुना होगा तो परिधि भी 2 गुनी, आर 3 गुना होगा तो परिधि भी कितनी होगी, 3 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए शेष हैं। इतने रुपए उसके शेष हैं, इसके बैंक बैलेंस में अभी इतना रुपया है और उसने कितना रुपया जमा किया, 55.31 जमा किया। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, 55.31 और दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, 8, 6, 5, 11, 8, 5, 13 के 14, 141.85। और उसने कितना रुपया निकाला, उसमें से 84.33। तो कितना बचा, तो हम इसमें से 84.33 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्योंकि निकाला है तो माइनस हो रहा होगा, सीधी सी बात है। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यानी कि 57.52, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है। भाई साहब 3003 से गुणा किया जाता है, फिर 7, 11, 13 के लॉसपों से विभाजित किया जाता है, तो अपने द्वारा विभाजित किया जाता है। उसके बाद फिर से अपने द्वारा विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करना है। यह परिणाम ही, ये नहीं परिणाम है, ये क्या है, परिणाम। तो संख्या बाई चांस एक्स है, संख्या क्या है, एक्स है। उसको 3003 से गुणा किया जाता है तो कितना हो जाएगा, 3003 एक्स हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, एक्स गुणा 3003, एक्स गुणा 3003, यानी कि 3003 एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास संख्या है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है। 7, 11, 13 के लॉसपों से विभाजित किया जाता है। ये तीनों के तीनों अभाज्य संख्या है, तो इनका लॉसपों मतलब इनका गुणनफल। 7, 11, 13 का गुणनफल आ जाएगा हमारा 1001। कितना आ जाएगा, 1001। अब इससे विभाजित किया जाता है 1001 से, तो इससे विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3x। कितना आ जाएगा, 3x। फिर बोला खुद से विभाजित किया जाता। खुद संख्या क्या थी, x थी, क्योंकि हमने संख्या को क्या मान रखा था, x। x से कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 3। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 3 आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, 10x + 5 अनुपात 42x + 8, 5:8 के घनानुपात है। घनानुपात का मतलब इनका घन के अनुपात के बराबर है, तो हमें x³ का मान निकालना है। तो x अगर निकलेगा तो x³ निकलेगा। तो हमें दिया क्या है, 10x + 5 दिया है, बट्टे 42x + 8, ये किसके अनुपात में है, 5 के अनुपात, 5 के क्यूब बट्टे 8 का क्यूब, क्योंकि इनका घन का अनुपात दिया है। तो अगर इसको अगर हम पूरा निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10x + 5 बटे 42x + 8 = ये 125 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। क्यूब 30 तक के क्यूब, 30 तक के स्क्वायर भी अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अब इसका जो आंसर निकलेगा वो आपको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकल सकता है, या एक तरीका और होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल होता है। वहां पे क्या होता है, जैसे a + b अपॉन a - b है, और यहां पे हो जाएगा c/d। तो ये कितना हो जाएगा, 2a = ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, 2a = कितना हो जाएगा, c + d। कितना हो जाएगा, c + d, ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि ये और ये दोनों जुड़ के इन दोनों के योग के बराबर। और अपॉन 2b = कितना हो जाएगा, c - d, ये हो जाएगा।
तो अगर हम लोग इसको साइड रख देते तो थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं, तो अगर हमें x निकालना है तो इतनी लंबी अगर प्रोसेस नहीं करनी, वैसे जो लंबी प्रोसेस करके आसानी से निकल जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, नीचे वालों को दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा 42 प्लस 10 कितना हो जाएगा 52x आ जाएगा, प्लस 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 प्लस 512 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आएगा 627 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 627। तो ये 52x इक्वल टू 627 माइनस 13 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 613, अगर यहां से माइनस होता है 614/52, 614/52। तो अगर 52 से अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, हम किससे कैंसिल करते हैं 52 से अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये लगभग ये 12 आएगा, कितना आएगा 12। और x इक्वल टू जब x इक्वल टू 12 आ गया तो x का क्यूब यानी कि 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728 रुपए, कितना आ जाएगा 1728 रुपए, नहीं 1728 आएगा। यहाँ पे बोला गया है 40 के वर्ग के 40% का 1/4 कितना होगा, तो 40 का वर्ग कितना होगा 40 गुणा 40, पूरा वर्ग मत लिखिए क्योंकि लास्ट में आपको काटना ही है, का 40% बोलना है तो 40%, 40/100 गुणा 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, अब 40 गुणा 4 यही बचा है तो कितना आ जाएगा 160, कितना आ जाएगा 160 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है, तो हमें मूल लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मूल लाभ प्रतिशत तब निकलेगा जब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का मान निकलेगा। तो देखिए पहले हमारे पास बोल दिया जाता है कि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, पहले बाई चांस विक्रय मूल्य हमारे पास एसपी था, विक्रय मूल्य कितना था एसपी, अब कितना है हमारे पास विक्रय मूल्य 3 कितना है 3 पहले लाभ कितना था एसपी माइनस सीपी बाई चांस, क्योंकि एसपी जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं वही लाभ होता है। अब लाभ कितना है 3 माइनस सीपी, तो ये बोला कि जो अब का लाभ है वो पहले वाले लाभ का वो 5 गुना हो जाता है, कितना गुना हो जाता है 5 गुना हो जाता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 3 माइनस सीपी। तो अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो SP अपॉन CP इक्वल टू ये आ जाएगा 2/1, कितना आ जाएगा 2/1 इसको सॉल्व करने के बाद, यानी कि SP जो है वो 2 है और CP कितना है 1 है। तो यानी कि लाभ कितने का हुआ, 1 में से 1 जोड़ के 2 हो रहा है, तो यानी कि लाभ 1 का हो रहा है, और किस पे लाभ हो रहा है 1 पे ही हो रहा है, तो गुणा कितना हो जाएगा 100, तो यानी कि कितने का लाभ हो रहा है 100% का लाभ हो रहा है, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 100%। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा जाता है एक्स के द्वारा और 6,000 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है, तो 54,000 में बेचा जाता है, तो उसका लाभ क्या है। तो अगर 42,000 रुपए में खरीद रहा है और 6,000 रुपए उस पर मरम्मत पे लगा रहा है, तो जो 6,000 रुपए है मरम्मत पे वो भी इसके कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। तो 42 प्लस 6 यानी कि सीपी जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 48,000, कितना आ जाएगा 48,000, और एसपी जो है वो हमारे पास है कितना 54,000। लाभ प्रतिशत निकालना तो हमें पहले लाभ होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो लाभ अगर माइनस करेंगे एसपी माइनस सीपी तो प्रॉफिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6,000, कितना हो जाएगा 6,000। और 6,000 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, हमेशा याद रखना प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे होता है सीपी पे होता है, 48,000 आ जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6,48, और 8 से अगर 100 को डिवाइड करते हैं तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 से 100 को डिवाइड करने पे 12.5, कितना आ जाएगा 12.5%। अगला क्वेश्चन है 110 लागत वाली वस्तु को 104.5 रुपए में बेचा गया, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, कितने रुपए की छूट दी गई, 110 रुपए का पहले था और अब दे दी गई, कितने रुपए का दे दिया गया 104.5 रुपए का दे दिया। तो यानी कि कितने की छूट की, दोनों को माइनस करेंगे तो यानी कि 5.5 रुपए की 5.5 रुपए की छूट दे दी। और कितने पे दे रखे हमेशा देखना सीपी यानी कि स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस कितनी है 110, अंकित मूल्य पर ही कभी भी डिस्काउंट दिया जाता है। तो 110 5.5/110 आ जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इससे एक अर्क करेंगे तो 0.5, तो 0.5 गुणा 10 कितना आ जाएगा 5%, कितना आ जाएगा 5% की छूट वहां पे दी गई थी। अगला प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज की एक राशि 2 वर्ष में 16 हो जाती है और 3 वर्ष में 1680 हो जाती है। तो ये जो पहले 2 वर्ष में तो 16 थी, 2 वर्ष में कितनी थी 1600 थी,
और तीसरे वर्ष में 1680 क्यों होगी? वो इसीलिए होगी क्योंकि इस 1600 पे भी कुछ ना कुछ ब्याज लगा होगा। यानी कि पहले बात तो जो मूलधन होगा उस पर कुछ ब्याज लगा होगा, और जो ब्याज कितना था 1600। अब ये 1600 अगले साल भी 1600 ही होनी चाहिए थी, साधारण ब्याज में तो ये 1600 होता है, पर लेकिन इस ब्याज में 1680 होगी। क्यों हो गया 1680? क्योंकि इस 1600 पे भी कुछ न कुछ ब्याज लगा होगा, क्योंकि आपको पता होता है चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है मूलधन पे भी लगता है और साथ में ही जो ब्याज आते रहता है हर साल उस पे भी ब्याज लगते रहता है। तो ये जो 80 है वो 1600 पे ब्याज लगा हुआ है। तो कितना परसेंट आ जाएगा? 80 बटा 1600 करेंगे हम लोग, बट्टे 100। अगर इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 बच्चे 80, यानी कि 5% की उसकी वार्षिक दर थी ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में 4 चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित, यहां पे बोल रहा है कि एक वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपए की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित होने पर कितनी हो जाएगी? जब अर्धवार्षिक हो जाती है तो 4% जो दिया गया हमें वार्षिक दर वो 2% हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक हो रहा है यानी कि आधा हो जा रहा है, तो यानी कि ब्याज दर भी 2% हो जाएगी। और एक वर्ष की बात हो रही है तो समय जो एक वर्ष है वो आधा आधा साल करके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि 2 वर्ष नहीं हो रहा बल्कि 2 भाग हो जाएंगे उसके। एक वर्ष के कितने भाग हो जाएंगे? 2 भाग हो जाएंगे। अब यहां पे बोला जा रहा है कि 25,000 रुपए की राशि है, या तो आप इसको फॉर्मूले से बड़ा लंबा चौड़ा करके बनाइए या सिंपल समझ के बताएं कि 25,000 रुपए की राशि पहले 6 महीने में कितना ब्याज कमाई होगी? वो 25,000 गुणा 2%, 25,000 का 2% होता है 500। कितना होता है? 500। अगले 6 महीने में भी 500 कमाएगी, परंतु आपको पता है यहाँ पे चक्रवर्ती ब्याज की बात हो रही है, तो यानी कि इस 500 पे भी अगले 6 महीने में ब्याज लगेगा। और कितना परसेंट पे लगेगा? 2% पे। तो 500 दूना कितना हो जाएगा? 2% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यानी कि कुल ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज 500 प्लस 10 यानी कि 1010 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1010। यानी कि पहले 25,000 रुपए थे और 1010 और जोड़ के यानी कि कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 26,010। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने 75,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया, बी ने 37,500 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू किया। अंत में उनको जो लाभ है वो 3:1, यहाँ पे ये 3:1 है, टाइपिंग मिस्टेक है। 3:1 के अनुपात में क्या मिलता है? उनको लाभ मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए लाभ जो होता है वो निवेश गुणा समय होता है। कितना होता है? निवेश गुणा समय, यानी कि जितने की आपने राशि लगा रखी है उसको और समय को गुणा करेंगे तो वही हमारा लाभ निकल के आता है। तो ए ने कितने रुपए की राशि जमा कर रखी थी? 75,000 रुपए की राशि जमा कर रखी थी, और कितने समय के लिए की थी? 12 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ष की बात हो रही है। कितने वर्ष की बात हो रही है? वर्ष के अंत में, यानी 1 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। आप उसको वर्ष में चेंज कर दीजिए, क्योंकि लास्ट में हमें महीनों में निकालना है, तो वर्ष को किस में चेंज करेंगे? महीने में। बी ने 37,500 रुपए की राशि जमा की, 37,500 रुपए की जमा की। कितने के लिए की ये हमें नहीं पता, वही हमें निकालना, तो यानी कि x मैंने हमने मान लिया है इक्वल टू x। इन दोनों का लाभ का अनुपात कितना है? इसका लाभ है 3 और इसका लाभ है 1। इसका लाभ है 1। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 37,500 से अगर इसको काटते हैं तो ये 2 बार आएगा, और इस 3 से अगर इसको हम काटते हैं तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू, यहाँ पे x ऊपर चले जाएगा, x इक्वल टू 2 को कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 को कितना आ जाएगा? 8। यानी कि x ने, यानी कि जो y ने था, जो बी ने था वो x यानी कि 8 महीने के लिए निवेश किया। 8 महीने के लिए निवेश किया। क्या हमारे पास ऑप्शन में 8 है? नहीं है। 8 क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे आपको घुमाया गया है। यहां पे आपसे ये नहीं पूछा है। वहां पे अगर 8 दे देता, यहां पे 8 आप सीधे सीधे टिक कर देते। वहां पे उसने घुमाया कि कितने महीनों के बाद शामिल हुआ। अगर वो 8 महीने के लिए निवेश कर रहा है, 1 साल में 8 महीने के लिए, तो यानी कि 1 साल में 4 महीने के बाद निवेश कर रहा होगा। सीधी सी बात है। 4 महीने बाद जब जाएगा, जब जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल को छोड़ देगा और मई से जब जाएगा तभी तो उसके 8 महीने होंगे। तो यानी कि सीधी सी बात वही हमसे पूछा है कि ये कितने महीनों के बाद शामिल हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 महीनों के बाद। अगला प्रश्न है, यदि छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए हैं। पहले यानी कि कोई छात्र था, किसी छात्र थे उसमें 68 अंक थे, पर लेकिन उसकी जगह कितने दर्ज कर दिए गए? 88 दर्ज कर दिए गए। और कक्षा का औसत अंक में 0.5 की वृद्धि हो जाती है, तो छात्रों की संख्या कितनी है? यहाँ पे बहुत सिंपल सा समझने वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। अगर या तो आप इसको बड़ा x माना x छात्र थे तो उनका कुल योग 68x, इस तरीके से कर सकते हैं, या इसको समझिए, ध्यान से समझिए। यानी कि देखिए 68 यहाँ पे छात्र का लिखा जाना था, पर लेकिन उसकी जगह कितना लिखा गया? 88 लिखा गया। यानी कि कितना टोटल ज्यादा हुआ? कितना ज्यादा लिखा गया? 20 ज्यादा लिखा गया। कितना ज्यादा लिखा गया? 20। उस 20 की वजह से उस पूरे औसत में कितने की वृद्धि हुई? 0.5।
यानी कि हर छात्र के 0.5 0.5 0.5 हो गए, यानी कि हर छात्र में 0.0.5 के रूप में वो बढ़ गया, यानी कि 20 हर किसी में आधा आधा बढ़ रहा है। यानी कि कितने छात्र होंगे, 40 छात्र होंगे तभी तो 20 आधा आधा बढ़ेगा। जब 40 छात्र होंगे तभी तो, अगर आप 40 छात्रों को 20 रुपए देंगे तभी तो क्या होगा, हमारा आधा आधा रुपया वो सभी के सभी आपस में बांटेंगे। यहां पे सीधे सीधे आप ऑप्शन ने इसको उड़ा दिया 40, या आप बोल सकते हैं कि 20 क्या है, आधा आधा, तो 20 गुणा, यहां पे अगर आप करते 20 को कितने लोगों में बांटना है, अगर आधा आधा बढ़ रहा है, यानी कि x था, x का 0.5 इक्वल टू कितना आ जाता, 20 आ रहा था, 20 रुपए टोटल थे, तो x इक्वल टू कितना आ जाता, 40 आ जाता। कितना आ जाता, 40, क्योंकि ये 0.5 नीचे चले जाता तो ये आंसर आ जाता 40। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 40। अगला प्रश्न है, ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है जो सी की तुलना में 3 गुना कुशल है। यानी कि जो ए है वो बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, पर लेकिन बी जो है वो सी की तुलना में कितना गुना कुशल है, 3 गुना कुशल है। तो और सी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा हमें निकालना है उन तीनों का एक दिन में कितना यूनिट कार्य करते हैं। तो उसके लिए आपको ए रेशियो बी यहाँ पे कितना दे रखा है, ए रेशियो बी जो है हमें कितना दे रखा है, ए रेशियो बी हमें बोला गया कि ए जो है वो 2 गुना है बी का, तो 2:1 आ जाएगा। और सी जो है, जो बी है वो सी का कितना गुना है, बी रेशियो सी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3:1, क्योंकि बी जो है वो सी का 3 गुना है। तो अगर हम ए बी सी यहां पे निकालेंगे तो आपको पता है ए बी, ए कितना हो जाएगा 2 3 6, बी कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, और सी कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 6:3:1। ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी का टाइम यूनिट वर्क आ गया। यानी कि एक दिन में वो ए 6 यूनिट करता है, बी 3 यूनिट करता है और सी 1 यूनिट करता है। अब हमें पता है कि सी जो है वो एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है। तो यानी कि अगर एक दिन में 1 करता है तो 30 दिनों में कितना यूनिट वर्क कार्य करेगा, 30 यूनिट वर्क कार्य करेगा। तो सीधी सी बात है, टोटल कार्य कितना है, 30 यूनिट वर्क, कितना है 30 यूनिट। अब ये बोला ये तीनों के तीनों मिलकर के कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे। अब तीनों के तीनों मिलकर के कितने दिन में एक दिन में कितना यूनिट करते हैं, 6 + 3 9, 9 + 1 कितना आ जाएगा 10। तो अगर 30 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 यूनिट। कितना आ जाएगा, 3 दिन। कितना आ जाएगा, 3 दिन में ये सारे के सारे काम को निपटा देंगे। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक निश्चित दूरी तय करती है। 1 घंटे 40 मिनट में इस दूरी को तय करने के लिए कितने चाल से उसको यात्रा करनी होगी। देखिए आपको पता है दूरी इक्वल टू होता है समय गुणा चाल। कितना होता है, समय गुणा चाल। इसी फॉर्मूले से ये पूरा का पूरा बनेगा, बहुत सिंपल सा है। अगर हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा तय करती है, तो यानी कि कुल दूरी जो थी वो कितनी थी, 4 घंटे में करती थी और 250 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 4 गुणा 250। ये आपके पास कुल दूरी थी, इसको काटे मत, लास्ट में जरूरत पड़ेगी। ये कुल दूरी थी। अब बोलना कि 1 घंटे 40 मिनट में अगर उसको तय करनी है तो किस चाल से यात्रा करना। अब चाल निकालनी है तो दूरी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम से, यानी कि समय से डिवाइड करना। तो 1 घंटा 40 मिनट क्या होता है, बगल में अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 घंटा वो हो गया और 40/60, 40 मिनट कितना हो गया 40/60। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2/3, 1 सही 2/3 यानी कि 3 एकम 3, 5/3। ये कितना आ जाएगा 5/3 घंटे। कितना आ जाएगा 5/3 घंटे। 5/3 है तो 3 नीचे ना जाकर के कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अगर 5 से अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 50 और 4 3 कितना आ जाएगा 12, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60 यानी कि 600। कितना आएगा 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब वो चलेगा तब जाके वो इतनी दूरी को 1 घंटे 40 मिनट में तय कर पाएगा। अगला प्रश्न है, ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, ठहराव के साथ 36 किलोमीटर की यात्रा तय करती है 1 घंटे में, तो बस कितने समय के लिए रुकी। ये यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको सभी के सभी मिनट में दिए गए हैं, ये घंटे नहीं है बल्कि मिनट है। तो ये वाले क्वेश्चन आप डायरेक्टली कोई ट्रिक या कोई शॉर्ट ट्रिक से या कोई फॉर्मूले से बना सकते हैं, पर लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मूले की बताने के बजाय फॉर्मूले से बताने के बजाय आपको एक तरीके से बताऊंगा, और ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम खा देंगे ये क्वेश्चन बनने से रहे एक्स और वाई मान करके। तो देखिए अगर वो एक बस जो है वो अगर नॉर्मल स्पीड से चलती है तो 45 किलोमीटर की यात्रा कर लेती है। बाई चांस ये 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर की यात्रा वो बस पूरी कर लेती है, तो यानी कि 1 घंटे में 45 किलोमीटर करती है, तो उसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलती है और 1 घंटे में कितना चल जाती है वो, 45 किलोमीटर। पर लेकिन अगर वो कहीं पे रुक जाती है, कहीं पे किसी टाइम के लिए रुकी होगी, कहीं पे रुक जाती है, तो वो केवल कितनी यात्रा तय कर पा रही है, 36 किलोमीटर। कितनी यात्रा, 36 किलोमीटर कर पा रही। क्योंकि वो कहीं पे रुकी है तो वो 36 किलोमीटर ही यात्रा कर पा रही 1 घंटे में, तो वो कितने समय के लिए रुकी। तो आपको पता है कि कितनी यात्रा कम कर पा रही है भाई, 9 किलोमीटर का उसका लॉस हो गया। कितना, 9 किलोमीटर का उसका लॉस हो गया। यानी कि 9 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, वो उतने ही टाइम के लिए वहां पे रुकी होगी, क्योंकि उसकी स्पीड में भी कोई छेड़खानी नहीं हो रही है, केवल वो जब रुक रही है तब जाके वहां उसका टाइम ज्यादा लग रहा है। तो वो जो 9 किलोमीटर को कितने टाइम में कवर करेगी, उतने ही समय के लिए वो रुकी होगी। तो 9 किलोमीटर को कवर करने के लिए समय कितना लगेगा, क्योंकि अगर उसकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और डिस्टेंस कितना है 9, तो टाइम के लिए कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 9/45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अगर कैंसिल होगा तो 9/45 यानी कि कितना आ जाएगा, 1/5 घंटा। 1/5 घंटे को अगर आप चेंज करेंगे, गुणा 60 में चेंज करेंगे, यानी कि मिनट में चेंज करेंगे, तो 5 से अगर 60 कटेगा तो यानी कि 12 मिनट के लिए रुकी होगी। कितने मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए ये ट्रेन, ये बस कहीं पे रुकी होगी। यही इसका राइट आंसर है। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आसानी से बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करके। एक बार समझ में नहीं आता है, आप दोबारा देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है और इसका क्षेत्रफल 6750 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 दे रखा है, तो 6x इसकी लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई होगी 5x। कितनी होगी, 5x। आपको जानते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 6750। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल। तो ये कितना होगा, 6×5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। 30x² इक्वल टू 6750। अगर आप इसको 0 से 0 कैंसिल करते हैं और x² इक्वल टू, अगर इसको यहां लाते हैं तो कितना आ जाएगा, 225। कितना आ जाएगा, 225। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। x² इक्वल टू 225, तो x इक्वल टू आ जाएगा 15। तो यानी कि इसका जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी, छोटी भुजा चौड़ाई होगी, जाहिर सी बात है। तो 5 × 15, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 5 × 15 आएगी। और इसका क्षेत्रफल कितना है, वो क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, 6750। हमें वही बताना है कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो अनुपात 6750/5 × 15, यानी कि ये चौड़ाई है, ये क्या है, चौड़ाई, और ये क्या है, क्षेत्रफल। तो अगर इसका अगर हम लोग आंसर निकालेंगे तो अगर 15 से काटते हैं तो कितना आएगा, 15 चुको 60, 15 चुको 60, 15 पे 450 आ जाएगा। और इस 5 से अगर काटते हैं इसको, 5 45 यानी कि 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। तो 90/1 आ रहा है, यानी कि 90:1। अगर 1 ना भी लिखें तब भी चलेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 90। इसका आंसर कितना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या हमें बतानी है। उसके अंकों के योग और 13 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल कितना होगा। तो हमें पहले तो वो संख्या ही निकालनी पड़ेगी। 11 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अगर 11 से हम लोग विभाजित करते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमें पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए होगी 1000। तो अगर हम लोग इसको 11 से विभाजित करते हैं, इसको किससे विभाजित करते हैं, 11 से विभाजित करते हैं, तो करिए 99 और फिर आ जाएगा हमारा 10, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितना बच रहा है, हमारे पास 10 बच रहा है। तो 10 को हमें, अगर हमें क्या बनाना है, 10 को हमें क्या बनाना है, 11 बनाना है, तो प्लस कितना करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, प्लस 1 करना पड़ेगा। तो यानी कि 1001 आएगा। कितना आएगा, 1001 आ जाएगा। और फिर जाके क्या होगा, 13 द्वारा विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या। अब 13 से विभाजित करना है, तो 13 से विभाजित करेंगे हम लोग किसको, 1000 को। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या यही होती है। तो 13 से करेंगे 63 कितना आ जाएगा, 91। 63 कितना आ जाएगा, 91। अगर करेंगे तो 9 और 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 और 0। जब 9 और 0 आएगा फिर जगह करेंगे 3×6=78। कितना आ जाएगा, 78। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 12। कितना आ जाएगा, 12। 13 बनाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ रहा है। तो यहाँ भी कितना प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, ये कितना हो जाएगा, 1001। क्या है, 1001। तो दोनों के दोनों 1001 हैं। तो
इन दोनों इसके अंकों का योग का गुणनफल, यानी कि इसके अंक का योग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसके अंकों का योग भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट 19 क्वेश्चन जो कि आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के 27 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर में आपसे पूछे गए थे। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोटिवेशन बढ़ते रहेगा, और इसी से आप यहां से आगे अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।